नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह देश। आज की इस कक्षा में, इस वीडियो में हम आप लोगों को भाषा विज्ञान और व्याकरण, इस विषय पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं कि भाषा विज्ञान क्या है और भाषा विज्ञान की व्याकरण में क्या भूमिका है और व्याकरण की भाषा विज्ञान में क्या महत्ता है। इस विषय पर हम आपसे परिचर्चा करेंगे। बिना भाषा के संसार में हम किसी भी प्रकार का संचार नहीं कर सकते। भाषा की संचार में बहुत बड़ी आवश्यकता है, भूमिका है कि संचार, हम एक दूसरे के विचारों को जो समझते हैं, जानते हैं, ये सब केवल और केवल एक भाषा के माध्यम से ही संपन्न हो पा रहा है। भाषा मानव जीवन की सबसे प्राचीनतम उपलब्धि है। भाषा का अध्ययन भारत में चिरकाल से होता चला आ रहा है। प्रारंभ से लेकर, सृष्टि के आरंभ से लेकर के भाषा का निरंतर विकास होता चला। भाषा, लिपि, ये सब जो है, ये क्रम है भाषा का। इसमें अगर हम देखते हैं कि प्राचीनतम साहित्य के रूप में वेद और आगम, ये जो दोनों संस्कृतियां रही, वैदिक और श्रमण संस्कृति, इनमें वेद और आगम को एक पैरामीटर मान करके चली हैं दोनों संस्कृतियां। हम अगर वैदिक संस्कृति की बात करते हैं तो उनके लिए वेद प्रमाण है, और हम अगर श्रमण संस्कृति की बात करते हैं तो उनके लिए आगम प्रमाण है। वेदों में कहा गया है कि वाचम देवा उपजीवंती विश्वे वाचम गंधर्वा पशवो मनुष्या वाचीमा विश्वा भुवनान अर्पिता शालो हवम जुसु जुसता इम इंद्र पत्नी। व्याकरण महाभाष्य में पतंजलि ने लिखा है, एक शब्द सम्यक ज्ञाता संप्रयुक्ता स्वर्गलोके काम दुख भवति। दुष्टा शब्दा स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह। ऐसा यह है कि भारत में भाषा के संबंध में सदा से विचार होता रहा है, किंतु भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन आधुनिक युग की देन है। विज्ञान हमारी भारतीय संस्कृति में, भारतीय ज्ञान परंपरा में भरा पड़ा है, लेकिन वैज्ञानिकों को बाद में दिखाई दिया, वो विज्ञान आज उसे स्वीकार कर पा रहे हैं। भाषा वह है जिसे बोला जाए। जो मैंने एक श्लोक कहा आपके सामने, एक शब्द सम्यक ज्ञात, अगर एक शब्द का सम्यक ज्ञान हो जाए, उसका प्रयोग अच्छे से हो जाए, तो वह स्वर्ग लोक तक आपको पहुंचा देगा। हर इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम ये शब्द है, ये बात कही थी। तो भाषा वह है जिसे बोला जाए, क्योंकि भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है भाषना, बोलना, कहना। ये भाष शब्द जो धातु है, उस धातु का ये इसमें इस अर्थ में प्रयुक्त होती है। इस प्रकार भाषा मानव उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भी समाज या वर्ग विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। विज्ञान उस विशिष्ट ज्ञान को कहते हैं, क्योंकि बी उपसर्ग पूर्वक ज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान है, जिसके नियमों में विकल्प और तर्कों के लिए तनिक भी अवकाश नहीं होता। जो अकाट्य एवं अतर्क है, वो विशिष्ट ज्ञान ही विज्ञान है। वो विशिष्ट ज्ञान हमारे वेदों में और आगम ग्रंथों में भरा पड़ा है। इसका भाषा विज्ञान वह है जिसमें भाषा एवं भाषा तत्वों का ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक आधार पर वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है या वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अब आजकल प्रायः इस विज्ञान के लिए लिंग्विस्टिक तथा फिजियोलॉजी
नाम अधिक प्रचलित है। कभी कभी इस विज्ञान को साइंस ऑफ लैंग्वेज भी कह दिया जाता है, लिंग्विस्टिक भी कहा जाता है जिसे, साइंस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का विज्ञान, भाषा विज्ञान। किंतु इस विषय के लिए अर्थोचित एवं विषय की सीमाओं की दृष्टि से अगर देखते हैं तो फिलोलॉजी, क्या, फिलोलॉजी शब्द की रचना फिल धन लॉजी से शब्दों से हुई है। इसका संपूर्ण शब्द का अर्थ, फिल का अर्थ वर्ड और लॉग्स का अर्थ है साइंस, साइंस ऑफ वर्ड। इसके अतिरिक्त इन दोनों फिल तथा लॉग्स के लिए धातुओं से, अगर हम लॉज के लिए धातुओं से निष्पन्न फिलोलॉजी विज्ञान का उदय ग्रीक में हुआ, और ग्रीक भाषा का वह शब्द है जो विज्ञान के मूल स्वरूप का सूचक है। अब हम भाषा विज्ञान की कुछ परिभाषाओं पर दृष्टि डालते हैं कि भाषा विज्ञान पर हम अगर देखें तो भाषा विज्ञान के संबंध में पाश्चात्य देशों में भारत की अपेक्षा अधिक कार्य हुआ है। यद्यपि उन्होंने भारत पर ही कार्य किया है, ये मुख्य बात ध्यान रखना। विदेशी वैज्ञानिकों ने भारत की भाषाओं पर ही कार्य किया, लेकिन कहने के लिए तो ये आ रहा है कि भाषा विज्ञान पर भारत में की अपेक्षा विदेशों में अधिक कार्य हुआ। मूल बात ये है कि विदेशी वैज्ञानिकों ने भारत की भाषा पर और अन्य भाषाओं पर अध्ययन किया। तो अतः भाषा विज्ञान की परिभाषा को पाश्चात्य और भारतीय विचारकों ने अपने अपने मतानुसार उनको प्रकट किया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास क्या कहते हैं भाषा विज्ञान की परिभाषा को? आज हम भाषा विज्ञान की परिभाषा को समझे। भाषा विज्ञान उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें भाषा मात्र के भिन्न भिन्न अंगों और स्वरूपों का विवेचन तथा निरूपण किया जाता है। उसकी बोली एवं भाषा में कब, किस प्रकार, कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं, किस भाषा में दूसरी भाषाओं के शब्द आदि किन किन नियमों के अधीन होकर मिलते हैं, इन विषयों का इनसे संबंध रखने वाले और सब उप विषयों का भाषा विज्ञान में समावेश होता है। तो श्याम सुंदर दास ने अपने भाषा रहस्य नामक ग्रंथ में भाषा विज्ञान की जो है सूत्रात्मक एवं स्पष्ट परिभाषा दी है कि भाषा विज्ञान भाषा की उत्पत्ति, उसकी बनावट, उसके विकास तथा उसके ह्रास की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। फिर से सुने, भाषा की उत्पत्ति, भाषा की बनावट, उसके विकास और उसके ह्रास की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। ये बहुत बड़ी बात है कि भाषा की बनावट के बारे में भाषा विज्ञान कहता है, उसके विकास अर्थात डेवलपमेंट के बारे में कहता है, उसका ह्रास की जो वैज्ञानिक व्याख्या है, विशिष्ट ज्ञान पूर्वक जो व्याख्या की जा रही है, वह भाषा विज्ञान में की गई है। डॉक्टर मंगल देव के अनुसार वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भाषा विज्ञान उसको कहते हैं जिसमें सामान्य रूप से मानवीय भाषा का किसी विशेष भाषा की रचना और इतिहास का अंततः भाषाओं या प्रादेशिक भाषाओं के वर्गों की पारंपरिक समानताओं और विशेषताओं का तुलनात्मक विचार किया जाता है। इसमें ये मंगल देव कह रहे हैं। अब मनमोहन गौतम के अनुसार क्या है बात? भाषा विज्ञान वह शास्त्र है जिसमें ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा भाषा की उत्पत्ति, बनावट, प्रकृति, विकास एवं ह्रास आदि की वैज्ञानिक व्याख्या की जाए। इसमें वैज्ञानिक व्याख्या शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि वैज्ञानिक व्याख्या की जाती है। फिर से उस परिभाषा को सुने, मनमोहन गौतम के अनुसार वो क्या कहते हैं कि भाषा विज्ञान वह शास्त्र है जिसमें ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा, इसमें इतिहास भी देखा जाता है और उस इतिहास की तुलना परिप्रेक्ष्य में अन्य अन्य क्षेत्रों के आधार पर
भाषा विज्ञान के, उसमें उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। और भाषा की उत्पत्ति, उसकी बनावट, क्योंकि हर भाषा की जो लिपि है, लिपि के द्वारा लिपियों का विकास होता रहा और वो भाषा बनती चली। लेपन अर्थात लेप करना, लिखना, गोदना, गूदना, ये सब भाषा की उन लिपियों के लिए ही, जो भाषा की बनावट का गठगठाव है, उस गठगठाव, व्याकरण, उनके दोष, और यूं कहें कि उनकी महत्वता, इन सब बातों का गठगठाव के अंतर्गत कार्य किया जाता है। विकास एवं ह्रास आदि की वैज्ञानिक व्याख्या की गई। ये मनमोहन गौतम के अनुसार ये बात आई। प्रोफेसर देवेंद्र शर्मा क्या कहते हैं, वो अपनी परिभाषा लिखते हैं, कहते हैं कि भाषा विज्ञान का सीधा अर्थ भाषा का विज्ञान, और विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान। भाषा विज्ञान का सीधा अर्थ भाषा का विज्ञान, और विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान। इस प्रकार भाषा का विशिष्ट ज्ञान भाषा विज्ञान कहलाए। ये बात डॉक्टर प्रोफेसर देवेंद्र नाथ शर्मा ये बात कहते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, ये अच्छे भाषा विज्ञानी हुए हैं, भारत के वैज्ञानिक हैं, भाषा वैज्ञानिक। जिस विज्ञान के अंतर्गत ये कहते हैं कि जिस विज्ञान के अंतर्गत ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन के सहारे भाषा की उत्पत्ति, गठन, प्रकृति, विकास आदि की सम्यक व्याख्या जो करते हैं, करते हुए इन सभी के विषय में सिद्धांतों का निर्धारण हो, उसे भाषा विज्ञान कहा गया। अब हम अगर देखें कि श्याम सुंदर दास जी क्या कह रहे हैं कि उनके स्वरूपों का विवेचन करना, भिन्न भिन्न अंगों की बात कहते हैं, फिर शब्दों की बात कहते हैं, दूसरी भाषाओं क्या, किन किन भाषाओं के नियमों के अधीन वो कार्य करती हैं, वो कह रहे हैं। और श्याम मंगल देव जी कह रहे हैं कि मानवीय भाषा की विशेष रचना, उसका इतिहास, उनके वर्ग, उनकी परंपराएं, उन समानताओं विषमताओं की बात मंगल देव कह रहे हैं। मनमोहन जी कह रहे हैं कि ऐतिहासिक तुलनात्मकता की बात उन्होंने कही, भाषा की उत्पत्ति बनावट की बात कही, प्रकृति की बात कही, ह्रास की बात कही। यही बात देवेंद्र नाथ शर्मा कहते हैं कि विशेष ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, भाषा का विज्ञान। और भोलानाथ जी भी बहुत विशेष व्याख्या करते हैं कि इनका तुलनात्मक ऐतिहासिक अध्ययन, गठगठाव, प्रकृति, विकास, उनकी सम्यक व्याख्या, ये सब परिभाषाओं में कह रहे हैं। इन सब के विवेचन के बाद एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भाषा विज्ञान एक शास्त्र है जो विभिन्न भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, और जो भाषा विज्ञान के अध्ययन के कुछ मार्ग हैं, तथा सर्वप्रथम भाषा विज्ञान का अध्ययन के ऐतिहासिक दृष्टिकोण को लेकर के चलता है। इसके अंतर्गत भाषा की उत्पत्ति, विकास और विभिन्न अवसरों पर होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। भाषा जो है वो मानव जीवन के लिए एक अनिवार्य उपकरण है। उसके अभाव में जीवन के विकास की प्रक्रिया अपूर्ण है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि भाषा समाज की वह सापेक्ष वस्तु है। कौन सी वस्तु है? वह सापेक्ष वस्तु है। अतः मानव जीवन से उसका बड़ा घनिष्ठ संबंध है। कोई व्यक्ति अपने भावों को जब किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता है, तो उस समय वह भाषा नामक साधन का सहारा लेता है। भाषा निरंतर परिवर्तनशील है, ये इसकी विशेषताएं है। अतः परिवर्तनशीलता के कारण साहित्यिक भाषाओं की अपेक्षा जन भाषाओं का अध्ययन भाषा विज्ञान में विशेष रूप से किया जाता है, क्योंकि साहित्यिक भाषाओं में परिवर्तन के लिए अवसर कम होता है। और भाषा विज्ञान के संबंध में एक विशेष बात ध्यान देने योग्य है कि भाषा विज्ञान एक ऐसा विज्ञान नहीं है जिसके नियम सर्वदा अपवाद रहित और अकाट्य हो, संपूर्ण भाषाओं पर बोलियों और भाषाओं पर लागू होते हों। संस्कृत का कर्म शब्द
विशेष अवस्थाओं से होता हुआ आज काम का रूप धारण कर लिया, और धर्म का धाम में परिवर्तन नहीं हो सका, यह वैज्ञानिक रूप नहीं कहा जा सकता। ऐसी स्थिति में विभिन्न स्थलों पर इन नियमों का अकाट्य नियम न कहकर सामान्य या परिवर्तनशील नियम कह देना सार्थक है। भाषाओं का वर्गीकरण हम अगर देखते हैं तो हम एक तो देश के आधार पर इसका वर्गीकरण कर सकते हैं, एक धर्म के आधार पर हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं, एक आकृति के आधार पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं, और एक इतिहास के आधार पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं। तो जो देश के आधार की हम अगर बात करें तो हम वर्तमान में देखते हैं, एक दो व्यक्ति को लिंक और शेयर कर दूं मैं, ठीक है। चलिए, संसार में लगभग 3,000 भाषाएं प्रचलित हैं। अतः इन भाषाओं के अध्ययन को सुलभ बनाने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन हेतु तदनुरूप तुलनात्मक विश्लेषण, तुलनात्मक दृष्टिकोण की अपेक्षा बनी रहती है। एक भाषाविद ने तो इन्हें ठीक ठाक नपे तुले शब्दों में कहा कि 2796 बताने का कष्ट साध्य प्रयास किया कि 2796 भाषाएं, किंतु निष्कर्ष कल्पना के अतिरिक्त कुछ और भी नहीं, क्योंकि शायद ही कोई 10-20 भाषाओं को जानता हो। ऐसी स्थिति में 2796 भाषाओं का ज्ञान रखना अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म अ, अंतरों के आधार पर एक दूसरे से पृथक करना, इतना ही नहीं कि 3,000 के स्थान पर 2796 बताकर 204 भाषाओं का अंतर स्वीकार करना किसी के बस का कार्य नहीं हो सकता। भाषा के वर्तमान स्वरूप के अध्ययन के लिए भाषा के विशेष रूप, अर्थ, ध्वनि का परिज्ञान ही अपेक्षित नहीं है, अपितु उनका मूल देश, इतिहास आदि का ज्ञान भी नितांत आवश्यक है। अध्ययन की सुविधा के लिए विश्व की भाषाओं का आकृति प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण करना भी आवश्यक प्रतीत हुआ होगा। इसलिए विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण किया गया, क्योंकि वर्गीकरण से किसी वस्तु के अध्ययन से सौकर्य आता है, और यही वर्गीकरण का की व्यवहारिक उपयोगिता है। संसार की भाषाओं के वर्गीकरण के कई आधार देखिए। हम अगर जैन आगम की बात करते हैं तो यहाँ जो 3,000 भाषाओं की बात यहाँ कही, तो ये कैसे कह दी, क्यों कह दी, और क्या काउंटिंग का इनका आधार रहा होगा, क्या इनने सर्वे किया है क्या नहीं किया। लेकिन जैन आगम कहता है 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु पढ़ते ना, 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा, सात शतक सुचेत सो शाद बादमय सप्त भंग जिन गणधर गूथे 12 सुअंग। अगर हम इन पंक्तियों को भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान प्रणाली का आधार माने, भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि से हम अगर बात करते हैं, जो ये 2796 भाषाओं की बात कर रहे हैं, तो मैं भाषा शास्त्रियों की अपेक्षा से मैं कथन करना चाहूंगा कि जो वर्तमान के भाषा शास्त्री हैं, वो जैन आगम के इस तत्व को भी भाषा विज्ञान के इस कोर्स में जोड़े, उसको ध्यान में लाए कि उन्होंने कहा कि 10 अष्ट महाभाषा समेत, ये बात तो हमें कुछ प्रमाणिक सी दिखाई देती है कि 18 महाभाषाएं, लघु भाषा 7 शतक सुचेत, और 700 लघु भाषाएं, यहां तक की काउंटिंग तो हो सकती है, संभव है। और ये प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ से लेकर महावीर की परंपरा तक ये बात हमें, जो 12 अंग आए, उन 12 अंगों की बात जो कही, गणधर ने जो गूथे हैं 12 अंग द्वादशांग के, तो उन, क्योंकि उनकी दिव्यत ध्वनि जो खिरती है, उनका जो धर्मोपदेश होता है, वह धर्मोपदेश 18 महाभाषाओं और 700 लघु भाषाओं में ये हुआ करता है उपदेश।
तो तीन गतियों के प्राणियों को ये भाषा समझ में आती है। इस जिसमें त्रियंच अर्थात चार पांव वाले भी होते हैं, एक इंद्री। देखिए, यहाँ चार पांव वाले प्राणियों की बात करें तो त्रियंच आदि त्रियंच गति के जीवों को ये बात समझ में आती है, पशुओं को पशुओं की भाषा समझ में आती है। जितने प्रकार के पशु हैं उन सब पशुओं को, चार पांव वाले यानी त्रियंच गति के जो जीव हैं, उन त्रियंच गति के जीवों को ये बात समझ में आती है। मनुष्यों को मनुष्यों की भाषा में समझ में आती है, देवताओं को देवताओं की भाषा में वो धर्मोपदेश समझ में आता है। ये बात जैन आगम स्वीकार करता है। ये भारतीय ज्ञान परंपरा और इनकी प्रणाली को समृद्ध करता है, और ये उसका तत्व है, मूल तत्व है। अतः वैज्ञानिकों को यह अध्ययन करना चाहिए। और आज हम वर्तमान में देख रहे हैं कि जैन दर्शन का ये जो धर्मोपदेश था, 18 महाभाषाओं का, 700 लघु भाषाओं का, तो आज संसद भवन में हम वर्तमान में जो देख रहे हैं कि जो ट्रांसलेटर मशीन आई है, तो ट्रांसलेटर मशीन का आविष्कार आविष्कार जो हुआ, कहीं ना कहीं इसका आधार जैन आगम रहा। लोगों ने पेटेंट करा लिए, वैज्ञानिकों ने अपने अपने नाम पर, अपनी धारणा में, उन्हें कोई ग्रंथ में कोई चीज मिली और उन्होंने अपना पेटेंट करा लिया। लेकिन जैन धर्म में ये बात पहले से ही थी कि भक्ति तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि ट्रांसलेट होती थी अलग अलग भाषाओं में। तो ये संसद भवन में आज वर्तमान में जो हम देख रहे हैं, ट्रांसलेटर मशीन का जो आविष्कार हम देख रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़ता है। बस मुझे ये बात कहनी थी आपसे। अब हम वर्गीकरण की बात कहें कि देश के आधार पर हम अगर बात करते हैं, कि देश के आधार पर हम अगर देखें तो आज वर्तमान में बहुत सारे देश हमारे पास में हैं। जैसे कि भाषा विज्ञान के प्रारंभिक अध्ययन के समय देश का आधार बनाकर भाषाओं के वर्गीकरण की प्रवृत्ति चली थी। इसके आधार पर भारत की भाषाएं, एशिया की भाषाएं, अमेरिका की भाषाएं, इस प्रकार के वर्गीकरण किए गए। किंतु देश के आधार पर भाषा का वर्गीकरण को तर्कसंगत व उचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि देश परिवर्तन के कारण देशांतरों को जाने वाले व्यक्ति अपने साथ अपनी भाषाएं साथ ले जाते थे। परिणाम स्वरूप एक प्रांत में अनेक भाषा भाषी व्यक्ति होते थे। उदाहरण के लिए भारत में ही बोली जाने वाली भाषाएं तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, भारत की संस्कृत, गुजराती, प्राकृत, मराठी भाषाएं मराठी भाषाओं से भिन्न भिन्न है। किंतु संस्कृत, बंगला, मराठी का दूरदेशी जर्मन, अंग्रेजी से भी निकट संबंध है। अतः देश के आधार पर भाषाओं का वर्गीकरण उचित नहीं। धर्म के आधार की बात करें, आज हम वर्तमान में लोग धर्म के आधार पर विभाजन करते हैं, उस समय भाषाओं का विभाजन भी धर्म के आधार पर हुआ होगा। तो विश्व के विभिन्न देशों में धर्म की महत्ता स्वयं सिद्ध है। अतः जातियों का वर्गीकरण धर्म के आधार पर और भाषाओं का वर्गीकरण धर्म के आधार पर, हिंदू भाषाएं, मुस्लिम भाषाएं, आर्य भाषाएं, जैन भाषाएं, आदि आदि। किंतु धर्म के आधार पर वर्गीकरण असंगत है, क्योंकि जब एक देश व्यक्ति की एक भाषा नहीं बोल सकते, तो फिर संपूर्ण संसार के व्यक्ति एक भाषा कैसे बोल सकते। बात आती है आकृति, इसकी आकृति के आधार पर। तो भाषाओं का वर्गीकरण रूप तथा आकृति के आधार पर किया गया है। इस वर्गीकरण को आकृति मूलक या रूपात्मक वर्गीकरण कहा जाता है, और भाषाओं के विकास क्रम की प्रक्रिया को स्पष्ट करने से यह वर्गीकरण सहायक होता है। अब आप हम बात करें विश्व की भाषाओं के इतिहास के आधार पर, कि आर्कोलॉजिकल सर्वे के आधार पर भी कई लोगों ने विभाजन करने का प्रयास किया होगा, कि विश्व की भाषाओं के आधार पर पारिवारिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। यह वर्गीकरण अधिक वैज्ञानिक सिद्ध हुआ। जिस प्रकार मनुष्य की अपनी वंश परंपरागत कुछ विशेषताएं होती हैं, उन्हीं के आधार पर उसके आदर्श हैं, उनके आदर्श हैं, मान्यताएं हैं, धर्म है, आदि बनते बिगड़ते हैं। उसी प्रकार भाषाओं की कहानी भी पारिवारिक परिवारों के आधार पर सहज ही स्पष्ट की जा सकती है। अतः हम देखें, इन सभी भाषाओं के अध्ययन को सुलभ बनाने के लिए भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा का वर्गीकरण दो रूप से स्वीकार किया। एक रूपात्मक वर्गीकरण या आकृति मूलक वर्गीकरण, और दूसरा पारिवारिक परिवार मूलक वर्गीकरण। इन दो आधारों को माना है। आकृति मूलक से तात्पर्य यह है
कि इसमें रूपात्मकता है, पदात्मक है, वाक्य मूलक आदि नाम भी इनके नामों से जाना जाता है कि वो रूपात्मक है, पदात्मक है। और आकृति का अर्थात शब्दों की, पदों की रचना के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है वह आकृति मूलक वर्गीकरण कहलाता है। किसी शब्द के निर्माण, अर्थ तत्व एवं संबंध तत्व की भूमिका होती है। कभी कभी एक तीसरा तत्व भी सम्मिलित हो जाता है, जिसे उपसर्ग कहा जाता है। भाषा विज्ञान में मूल शब्द को अर्थ तत्व तथा विभक्ति चिन्ह, सुप आदि प्रत्यय, टिप प्रत्यय का रूप तत्व कहा गया है। रूप तत्व के द्वारा एक पद का संबंध वाक्य के साथ, दूसरी भाषा के साथ हो जाया करता है। प्रायः हम देखते हैं कि उदाहरण के लिए हम अगर देखें, तीनों के योग से शब्द की निष्पत्ति होती है। जैसे रामः पठति, तो रा पठति में राम और पठ अर्थ तत्व है, और सा एव ती संबंध तत्व है। तो यही संबंध तत्व उसका रूप तत्व है। जिन भाषाओं के रूप तत्व की समानता मिलती है उन्हें आकृति मूलक वर्गीकरण में रखा गया है, और इसे वाक्य मूलक वर्गीकरण भी कहते हैं। तो भाषाओं के आकृति मूलक वर्गीकरण में हम देखते हैं तो एक अयोगात्मक और एक योगात्मक, दो वर्गीकरण आएंगे, एक योगात्मक और एक अयोगात्मक। तो अयोगात्मक वर्गीकरण को हम अगर देखते हैं तो इसमें हम अगर देखें कि मूल रूप से भाषा शास्त्रियों ने इसे ए बी के रूप में अगर हम देखते हैं तो एक और उसके अंतर भेद भी करती है। पहले मूल रूप से सबने अयोगात्मक, अयोगात्मक भाषाएं जो होती हैं, इन भाषाओं का श्रेष्ठ उदाहरण चीनी भाषा है। क्योंकि इन भाषाओं में अर्थ तत्व और संबंध तत्व में योग नहीं होता है। या तो संबंध तत्व की आवश्यकता ही नहीं रहती, केवल स्थान क्रम से संबंध का पता चल जाता है, या संबंध तत्व रहता है तो भी अर्थ तत्व मिलता नहीं। इस प्रकार इस वर्ग की भाषाओं का स्थान प्रधान, एकाक्षर, व्यास प्रधान, निपात प्रधान, वियोगात्मक, धातु प्रधान, निरवयव और निर्योगी आदि अनेक नामों से भी इन्हें जाना जाता है। जैसे कि अयोगात्मक भाषा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मैंने बताया किया चीनी। तो वाक्य में एक शब्द के स्थान और प्रयोग के अनुसार संज्ञा, विशेषण या क्रिया आदि हो सकता है। उदाहरण के लिए चीनी भाषा के में स्थान भेद से तालेन का अर्थ होता है बड़ा आदमी। अब उसको लेनता का अर्थ होता है आदमी बड़ा है। तालेन, लेनता, तो तालेन का अर्थ है बड़ा आदमी और लेनता का अर्थ है आदमी बड़ा है। अब इसी प्रकार ऐसे कई शब्द चीनी भाषा में बनते हैं। अब योगात्मक भाषाओं की बात करें तो योगात्मक भाषाओं के तीन भेद कर दिए गए, एक प्रश्लिष्ट, एक अश्लिष्ट और एक श्लिष्ट। तो प्रश्लिष्ट, अश्लिष्ट और श्लिष्ट। संसार की अधिकांश भाषाएं योगात्मक हैं। अयोगात्मक भाषाओं के विपरीत योगात्मक भाषाओं में प्रकृति और प्रत्यय के योग से शब्द की रचना होती है, अर्थात वे मिले जुले रहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने आपको भी उदाहरण दिया था, रामः हस्तेन पुस्तकम ददाति। इसमें अर्थ तत्व और संबंध तत्व, इसमें अर्थ तत्व और संबंध तत्व का योग जो है वो योग की प्रकृति के आधार पर योगात्मक भाषाओं के तीन भाषाओं में बांटा गया। एक प्रश्लिष्ट, एक अश्लिष्ट और एक श्लिष्ट। तो प्रश्लिष्ट भाषा जो है वो समास प्रधान होती है, और पूर्ण प्रश्लिष्ट भाषा का संबंध जो है वो अर्थ तत्व का योग के माध्यम से होता है। अश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं में संबंध तत्व और अर्थ तत्व से वो जुड़ा रहता है। इसके बाद में श्लिष्ट भाषा जो है वो योगात्मक होती है। तो इस प्रकार से ये भाषाएं हैं। तो आज हमने केवल भाषा विज्ञान की परिभाषाएं और भाषा विज्ञान का वर्गीकरण को हमने जाना। अगली कक्षा में हम भाषा विज्ञान के वर्गीकरण को विस्तार रूप से हम जानेंगे कि भाषा विज्ञान का जो विशेष वर्गीकरण है वो वर्गीकरण किस प्रकार का है। इस विषय में हम जानेंगे कि वर्गीकरण किस प्रकार का है, और वर्गीकरण को एक एक क्रम से एक एक भाषा को हम जानेंगे। नमस्कार सबके लिए।